Good afternoon, dear students. Today we are going to start with intracellular accumulations. ये हमारा लेक्चर नंबर 104। तो लेक्चर नंबर 104 काफ़ी लंबा होने के कारण हमने इसको दो भागों में बांट लिया। अब इस जो पहला पार्ट है इसके अंदर हम सिर्फ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन देखेंगे। और जब ये इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन चलते रहते हैं तो ऐसे में सेल के अंदर नेक्रोसिस भी इंजरी के टाइम साथ साथ चलता रहता है, और एपोटोसिस जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है तो उसको हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, एपोटोसिस और नेक्रोसिस को। तो अभी हम शुरू करते हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस। मेटाबॉलिक जो डीरेंजमेंट्स हो जाते हैं, अरेंजमेंट मतलब कोई नॉर्मल एक्टिविटी सेल की, डीरेंजमेंट माने उसका हिल जाना, ठीक है। ड्यू टू सेल इंजरी में रिजल्ट इन रिटेंशन, रिटेंशन माने किसी चीज का इकट्ठा होना, और एक्सेस एक्यूमुलेशन या जरूरत से ज्यादा मात्रा के अंदर जमा हो जाना ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, कई प्रकार के सब्सटेंसेस। अब सोचने की बात है क्या सब्सटेंसेस होंगे जो अंदर इकट्ठा हो जाते होंगे। कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, मतलब ग्लूकोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं। तो ऐसी जो नॉर्मल चीजें जो डाइट की होती हैं, ठीक है, वो प्लस जब मेटाबॉलिज्म चलता है तो उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। अब कोई एंजाइम किसी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रिकर्सर चाहिए होता है, एक प्रिकर्सर और बीच में एंजाइम होता है। प्रिकर्सर तो है लेकिन एंजाइम नहीं है। इससे क्या वो प्रिकर्सर वहाँ बॉडी के अंदर ज़्यादा जमा हो जाएगा उस सेल के उस पोर्शन के अंदर। तो इसी प्रकार के छोटे मोटे जो है एक्यूमुलेशंस हैं सेल के अंदर, जो इंट्रासेलुलर जो एक्यूमुलेशंस हैं, जमा होना इन चीज़ों का, ये चलता रहता है। तो इट में अकर बाई टू मैकेनिज्म्स, ये दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से प्रकार? एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नॉर्मल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो सेल होती है वो अपनी उसकी बायोकेमिस्ट्री होती है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में पैदा हो जाएं, ठीक है। नॉर्मल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड एट ए नॉर्मल और इंक्रीज्ड रेट। जो ये नॉर्मल सब्सटेंसेस हैं, या तो ये नॉर्मल रेट पर प्रोड्यूस कर रही है सेल, या इनका रेट बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है, बट इसके साथ क्या होगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उन प्रोडक्ट को आगे फर्दर प्रोसेस करना, फर्दर यूटिलाइज करना, फर्दर मेटाबोलाइट करना, अगर वो कम हो पाएगा तो क्या होगा, ये जो इंक्रीज्ड रेट से या नॉर्मल रेट से जो प्रोडक्ट पैदा हुआ है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, उसके अंदर जमा होने लग जाएगा। तो normal substances are produced at a normal or increased rate, but rate of metabolism is low. उसको खत्म करने का, उसको यूटिलाइज करने का मेटाबॉलिज्म लो है, और इनएडिकेट और अपर्याप्त है टू रिमूव प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए। एग्जाम्पल वाटर हो गया, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज होती है वो जब टिश्यूज उसको जमा करती हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इसके अंदर आपने देखना है कि किस तरीके से जमा होते हैं। तो पहले मैं आपको बताया भी, या तो सेम स्पीड से मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है, या इंक्रीज स्पीड से बन रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के लिए जो मेटाबोलाइट्स हैं वो फॉर्म नहीं हो रहे, इसलिए वो चीज़ वहाँ जमा होने लगी है। इसी प्रकार जो सेकंड है, सेकंड क्या है इसका, एक्यूमुलेशन ऑफ एन एबनॉर्मल सब्सटेंस में भी एक्सोजीनियस, ये बाहर से हो सकता है, एक्सोजीनियस हो सकता है। एबनॉर्मल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट बिकॉज सेल कैन नाइदर डिग्रेड द सब्सटेंसेस नॉर हैज द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम अदर साइट्स। तो मतलब ये कि सेल के पास उसको डिग्रेड करने की क्षमता नहीं है जो प्रोडक्ट बना, और दूसरा उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकती। अब दोनों स्थितियों में क्या होगा, उसको सेल के अंदर जमा होना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ
अपने कार्बन पार्टिकल्स, देन इनहेल्ड सिलिका, अगर कोई सिलिका वाली इंडस्ट्री में काम कर रहा है, देन इंजेक्टेड टैटू पिगमेंट्स, अगर किसी ने टैटू बनवाया तो उसका जो कार्बन है वो उसके अंदर जमा हो जाएगा। ये होगा एक्सोजीनियस, बाहर से अंदर जाना कोई चीज। अब एंडोजीनियस, जो अंदर से ही पैदा होना सेल के, सब्सटेंसेस दैट कांट बी मेटाबोलाइज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी और डिफेक्ट ऑफ द एंजाइम एंड दस एक्यूमुलेट इन सेल्स। जनरली जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं उनके कारण ऐसा होता है, जैसे हेरिडिटरी स्टोरेज डिजीज हो गया, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। मतलब जब कोई एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम है नहीं, वो कम काम कर रहा है या पूरा काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो एंडोजीनियस एंजाइम की जो कमी है, वो जो जिस प्रोडक्ट को नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था वो प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कमिंग टू द फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्लाउडी स्वेलिंग का। इसको हम हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डीजनरेशन बोल देते हैं। ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है डिस्टर्बेंसेस इन प्रोटीन एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। ये जो क्लाउडी स्वेलिंग होती है ना, ये बताती है कि जो प्रोटीन और वाटर का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मैनिफेस्टेशन मतलब मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जैसे पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, वो कहते हैं हमारा ये मैनिफेस्टो होगा। अब कोई बीमारी होती है वो भी अपना मैनिफेस्टो बताती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब कारण क्या है इस डिस्टर्बेंस का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर गड़बड़ हो गई है, और इसको कई बार एल्ब्यूमिनस डीजनरेशन भी बोला जाता है। अब इस क्लाउडी स्वेलिंग के जो कारण हैं वो क्या है, इट इज caused by many forms of mild injury usually due to जो बैक्टीरिया होते हैं उनके टॉक्सिन्स हो गए, केमिकल पॉइजन्स हो गए, माल न्यूट्रिशन हो गया, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रही है, तो ऐसे में डेफिशिएंसी डिजीज के कारण दिक्कत आएगी। देन चेंज इन आयन कंसंट्रेशन और फ्लूइड होम्योस्टेसिस, जो फ्लूइड का होम्योस्टेसिस है वो बदल जाएगा, आयन का कंसंट्रेशन बदल जाएगा। इससे क्या होगा, जब ये आयन का कंसंट्रेशन गड़बड़ाता है तो जल्दी से वाटर सेल के अंदर रश करता है, ठीक है, और जब अंदर रश करेगा उसके तो सेल के अंदर क्या होगा, मोर वाटर हो जाएगा, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, और जो इंजर्ड सेल है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, ठीक है, सेल का साइज भी बढ़ जाएगा और सेल के ऊपर अब जो है वर्कलोड है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। कमिंग टू द ऑर्गन्स, अगर हम बात करें कौन कौन से ऑर्गन हैं जो क्लाउडी स्वेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जैसे किडनी, लीवर, हार्ट और मसल्स हैं, इनके जो सेल्स हैं दे आर इन्वॉल्व। मोटे तौर पे देखने पर कैसा लगेगा, जो क्लाउडी स्वेलिंग है देखने में समझ आ रहा है भी इन्फ्लेमेशन है, साइज बड़ा हो गया है, तो देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ऑर्गन एकदम से बड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो अफेक्टेड ऑर्गन इज स्लाइटली एनलार्ज्ड ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ इट्स सेल्स। अब इंडिविजुअल सेल जो है वो स्वेल कर गई हैं, मतलब ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रही हैं। जब ये बहुत सारी सेल्स होंगी तो बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब सेल्स के अंदर ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो चुकी है तो व्हाट विल हैपन, द साइज ऑफ द ओवरऑल ऑर्गन विल बी इंक्रीज्ड। फिर ऑर्गन अपीयर्स पेल, ऑर्गन थोड़ा पेल दिखाई देता है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर वो कंप्रेस हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये दबाव है पूरा उसके ऊपर पड़ना है। बाय द स्वोलन सेल्स, जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या है, साइज में बढ़ गई हैं, और वेसल सेल्स के अंदर से पास हो रहा है जो ब्लड वेसल है, तो दोनों तरफ से जब उसको प्रेस करेंगे तो वो उसके ऊपर ब्लड वेसल के जो है उसके ऊपर दबाव डालेंगे, ठीक है। तो जो सरफेस होता है सेल का उसके ऊपर एक क्लाउडी जो अपीयरेंस है वो दिखाई देता है। तो मोटे तौर पे बाहरी तौर पर ये ऑर्गन इस तरीके से दिखाई देते हैं। कौन कौन से ऑर्गन, जैसे बताया आपको किडनी में भी हो सकती है ये समस्या,
लीवर में हो सकती है, हार्ट में हो सकती, कहीं भी हो सकती है। जिस पोर्शन में भी होगी वो मोटे तौर पर एनलार्ज दिखाई देगा, पेल दिखाई देगा, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के जो है कंप्रेस करेंगे सारे के सारे जो सेल्स होंगे। लेकिन अगर बिल्कुल डिटेल में देखना हो माइक्रोस्कोपिकली, तब कैसा दिखाई देता है इसके आपके क्लाउडी स्वेलिंग के अंदर कैसा दिखाई देता है? तो उस ऑर्गन की अगर आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लाउडी स्वेलिंग ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी। ये जो किडनी होता है, किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, आपने पढ़ा है उसके अंदर। तो नेफ्रॉन लूप ऑफ हेलने से नीचे जो ट्यूब जाती है, ठीक है, यू हैव सीन द असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप, उसके अंदर स्ट्रक्चर दिखा है। वहीं पर जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी है, तो द सेल्स इज स्वोलन एंड प्रोजेक्ट अनइवनली इनटू द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। अब देखिए वो जो ट्यूब है, नेफ्रॉन की जो ट्यूब होती है, तो उसके चारों तरफ अगर सेल्स बड़ी होंगी, स्वोलन होंगी, तो वो क्या करेंगे, ट्यूब्यूल को ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, और ल्यूमन के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। इन एडवांस प्रोसेस द साइटोप्लाज्म ब्रेक्स, और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा अगर उसके ऊपर स्वेलिंग आ गई है तो साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट्स ग्रेनुलर मटेरियल गेट डिस्चार्ज इनटू द ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल। और जो ट्यूबल, उस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है, उसके अंदर उसका ग्रेनुलर मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। दीज ग्रेन्यूल्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, और उनकी बनतर है, प्रोटीन से बने हुए हैं वो। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये आपने पहला क्लाउडी स्वेलिंग का एग्जाम्पल देखा था, किस प्रकार वाटर एक्यूमुलेट हो रहा था। अब दूसरा हम देखते हैं फैटी चेंज, स्टेटोसिस, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है वो फैटी लीवर का आता है, एक्यूमुलेशन का, ठीक है। अगर टॉपिक नहीं पकड़ पाए हैं कुछ बच्चे, तो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि जब सेल का मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, सेल इंजर्ड हो जाती है, तो कुछ पदार्थ उसके अंदर ही जमा होने लगते हैं, उन्हीं को एक्यूमुलेशन कहा गया है, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन क्यों होता है? या तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बन रहा है और सामने जो सेकेंड स्टेप है उसका किसी तीसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना वो नहीं हो पा रहा, किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या ये हो सकता है अपने क्या कहते हैं कि स्लो रेट है उसके कन्वर्जन का, कोई भी कारण हो सकता है, शुरू में हमने जैसे देखा। अब हम स्टेटोसिस पर आते हैं, जो फैटी चेंज होता है, ठीक है। अब स्टेटोसिस और फैटी चेंज इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद इन पेरेन्काइमल सेल्स। जो पेरेन्काइमल सेल्स होती है जैसे लीवर के अंदर, ठीक है, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाना, ठीक है, ये स्टेटोसिस पैदा करता है या एक फैटी चेंज की स्थिति लाता है। इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं? फैटी चेंज इज सीन इन ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म, जो फैट मेटाबॉलिज्म में लगे हुए ऑर्गन वहीं दिखाई देगा। लीवर बीइंग मेजर ऑर्गन इज कॉमनली इन्वॉल्व, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में लीवर तो कॉमनली इन्वॉल्व होता ही होता है, ठीक है, तो लीवर का एग्जांपल लिया जा सकता है। लेकिन इट में आल्सो अक्कर इन हार्ट, मसल या किडनी, जो दूसरे सेल्स हैं वहाँ पर भी इस एग्जांपल को दिखाया जा सकता है, लिया जा सकता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं फैटी लीवर का, कि फैटी लीवर क्या है। कई बार कह देते हैं ना लीवर बढ़ गया, जैसे स्टेटोसिस, यानी कि फैटी चेंज ऑफ लीवर इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद इन पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लीवर। जो लीवर की पेरेन्काइमल सेल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में ट्राइग्लिसराइड्स जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, वो इतने ज़्यादा बन गए हैं कि ये इनका फर्दर कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या है, लीवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और लीवर साइज के अंदर बढ़ जाएगा। माइल्ड फैटी चेंज, ठीक है, मे नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन सेलुलर फंक्शन। अगर मान लो ये फैटी चेंज माइल्ड है, ज़्यादा भयंकर नहीं है, तो हो सकता है कि सेल के किसी फंक्शन के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मोर सीवियर फैटी चेंज मे इम्पेयर सेल फंक्शंस एंड लीड टू सेल डेथ। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब बहुत ज़्यादा
बड़ा फैटी चेंज होता है, तो जो ये सेल्स हैं लीवर की, ये काम करना छोड़ देती हैं। ठीक है, और कारण क्या हैं इसके, जो फैटी लीवर के या स्टेटोसिस के काजेज क्या हैं? काजेज ऑफ स्टेटोसिस जो है वो है डिसऑर्डर्स विद हेपेटिक डैमेज। जो मतलब जिस ऑर्डर के अंदर जो लीवर की सेल्स काम करती थी वो डिसऑर्डर हो चुका है, उनका ऑर्डर भंग हो चुका है। फिर अल्कोहल अब्यूज, जरूरत से ज़्यादा ड्रिंक करना। देन प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन्स हैं वो प्रॉपर बैलेंस डाइट के हिसाब से नहीं जा रहे। स्टारवेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ली जा रही है। देन हिपोक्सिया, एनोक्सिया, मतलब हिपोक्सिया और एनोक्सिया। हिपोक्सिया माने लेस ऑक्सीजन, एनोक्सिया माने नो ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो बिना इसके तो फिर काम चलता नहीं है। कारण एनीमिया हो सकता है, कार्डियक फेलियर, कुछ भी हो सकता है। फिर टॉक्सिन्स जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया। इनका जमा होना, किसी को एनेस्थीसिया दिया था या कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के पार्टिकल्स उसके अंदर जा रहे हैं। फिर जो अल्कोहल है वो सबसे मोस्ट कॉमन काज फैटी चेंज का आम लाइफ के अंदर देखने में आता है। देन डिसऑर्डर्स विद हाइपरलिपिडेमिया, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो हाइपरलिपिडेमिया की लिपिड्स के बढ़े हुए लेवल के साथ देखे जाते हैं? ओबेसिटी, जिसको आप मोटापा बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बैड हैबिट जो पर्सन की होती हैं, या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर भी कहा गया है कि जब आदमी एक्सरसाइज नहीं करता तो ये चीज़ें जो है शरीर के अंदर जमा होने लगती है। देन डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, और कंजेनाइटल लिपिडेम, कंजेनाइटल जो है लिपिडेमा का अर्थ है कि मतलब जन्म से, जैसे कल आपको टर्म एक्सप्लेन, कंजेनाइटल मतलब बाई बर्थ कोई डिफेक्ट है, इसको जो लिपिड्स है इनको वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे। तो फैटी लीवर के ये लगभग ये सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इसमें अल्कोहल अब्यूज है, स्टारवेशन भी इसका कारण है, माल न्यूट्रिशन भी इसका कारण है, हिपोक्सिया, एनोक्सिया, टॉक्सिन्स के इकट्ठे होना, ये सारे के सारे जो हैं फैटी लीवर के कारण हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि मॉर्फोलॉजिकली फैटी लीवर होता कैसा है। फैटी लीवर जो होता है एनलास्ट एंड बिकम्स येलो, सॉफ्ट एंड ग्रीजी टू टच। जो लीवर, जो डॉक्टर्स जिनको टच करने को अवसर मिलता है तो एक ग्रीसी मतलब ऑयली सा टच इसका हो जाता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। और माइक्रोस्कोपी मतलब अगर यहाँ से बायोप्सी लेकर इन सेल्स का अगर हम क्या कहते हैं उसको स्लाइड बनाकर उनकी स्टडी करना चाहें स्टेन के साथ, तो हमें कैसा दिखाई देगा। एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इज फर्स्ट सीन एज स्मॉल आपके वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। देन ऑन प्रोग्रेशन, शुरू में तो ये वैक्यूल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, एक स्पेस, एक डस्टबिन के रूप में काम करती है जो, ठीक है। ऑन प्रोग्रेशन वैक्यूल्स कोएल्स, ये जो वैक्यूल्स हैं ये टूट जाते हैं, क्रिएटिंग क्लियर्ड स्पेसेस दैट डिस्प्लेस द न्यूक्लियस टू पेरिफेरी ऑफ द सेल। जब ये वैक्यूल्स टूट जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ये पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं, और जो सेल है उसके पेरीफेरी, उसकी जो परिधि होती है, जो उसका किनारा होता है, उसकी तरफ जो है उसको ले जाते हैं। अब ये देखिए एक स्लाइड आपके लिए फैटी लीवर की, एक स्लाइड कैसा होता है, ठीक है। तो ये देखिए एक स्लाइड है, ये लीवर की सेल्स हैं, ये सेंट्रल वेन दिखा रखी है, फिर आपको फैट सिस्ट दिखाई हुई है, यहाँ पर फैट जमा है, ठीक है। देन माइक्रो वेसिकल्स दिखा रखी हैं और फाइन माइक्रो वेसिकल्स, ठीक है।
तो ये क्या है, फैटी लीवर। मैनी ऑफ द हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट का मतलब लीवर की सेल्स को हिपेटोसाइट कहते हैं, आर डिस्टेंडेड विद फैट वैक्यूल्स पुशिंग द न्यूक्लियाई टू पेरिफेरी while others show multiple small vacuoles in the cytoplasm। देखिए कहीं कहीं ये वैक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसको पुश किया जा रहा है, ठीक है, और उसके साइड में पुश कर देते हैं वो उसको, और वैक्यूल्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसको। नाउ ओकेजनली contiguous cell suppresses and the enclosed fat globules coils। जब इसके ऊपर पूरा सेल के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो रप्चर हो जाती है, और जो ग्लोब्यूल्स हैं वो कोयल्स कर जाते हैं एक दूसरे के साथ में, फ्रिक्शन से आप कहेंगे वो अपना शेप चेंज कर लेंगे, प्रोड्यूसिंग सो कॉल्ड फैटी सिस्ट, एक फैटी सिस्ट पैदा कर लेंगे वो, ठीक है। सिस्ट का मतलब कुछ नहीं, सिस्ट का मतलब आप सिंपल भाषा में कह दो एक गांठ जिसको कह देते हैं हम, ठीक है। देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैट, अगर फैट को दिखाना हो कि वहाँ फैट लीवर के अंदर मौजूद है, जिस फैट की आप बात कर रहे हैं, तो कैसे दिखाया जाएगा। इन फैटी चेंज द फैट अपीयर्स एज क्लियर वैक्यूल्स विद इन पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द इन्वॉल्व्ड ऑर्गन। जो भी ऑर्गन होगा, ठीक है, उसके जो वैक्यूल्स होंगे उसके अंदर आपको फैट दिखाई देगा, किसी का भी ऑर्गन, कैसा भी ऑर्गन हो, ज़्यादातर लीवर का किया जाता है ये। ऑर्गन व्हेन स्टेन्ड विद हिमेटोजाइलिन या फिर इयोसिन जो नाम की जो डाई होती है, इनके साथ जब हम स्टेन करेंगे, ठीक है, तो क्लियर वैक्यूल्स आपको दिखाई देंगे, और वो भी पेरेन्काइमल सेल्स के अंदर। द क्लियर वैक्यूल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फैट बाय फ्रोजन सेक्शंस स्टेन्ड विद आपका दिस सुडान 4 और ऑयल रेड ओ नाम की जो डाई आती हैं। देखो पहले में तो आपको इन्होंने बताया कि एक वैक्यूल्स के रूप में दिखाई देते हैं, फिर आपने वैक्यूल्स को फर्दर अगर स्टेन करके देखना है आपने, ठीक है, उनके फ्रोजन सेक्शंस जो हैं वो बनाइए, और उसको सुडान 4 या फिर ऑयल रेड ऑयल नाम की ओ नाम की जो डाई आती है उससे आप उनको स्टेन करके देखिए, तो वो आपको ऑरेंज रेड कलर के दिखाई देंगे। बोथ स्टेन्स गिव एन ऑरेंज रेड कलर टू द कंटेंट फैट, ठीक है। अब इसका अर्थ समझे, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लो कहा जा रहा है कि ये जो सैंपल आपके पास आया है ये एक ऐसे ऑर्गन से आया है जो कि एक फैटी चेंज के साथ जुड़ा हुआ ऑर्गन है, ठीक है। तो अब आप उसकी बायोप्सी करेंगे, आप बायोप्सी करेंगे तो पहले हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन डाई लगाकर अगर आपको कुछ वैक्यूल्स टाइप की कोई चीज़ दिखाई देगी तो आप मान लेंगे कि इसमें फैट हो सकता है। फिर आगे आप फर्दर क्या करेंगे, उसको आप ऑयल रेड ओ या फिर सुडान 4 के साथ उसको दोबारा से स्टेन करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऑरेंज रेड कलर के अगर उसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर कोई सब्सटेंस दिखाई देता है तो वो फैट होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डिटेक्ट। इसी प्रकार ऑस्मिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड विच गिव्स ए ब्लैक कलर। इसी प्रकार आप जैसे ऑयल रेड ओ या सुडान 4 के साथ आपको ऑरेंज रेड कलर दिखाई दिया, उसी प्रकार अगर आपके पास ये नहीं है आपकी लैब में ऑस्मिक एसिड अगर पड़ा है आपके पास तो वो यूज़ करें आप, तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा। वो ब्लैक कलर इंडिकेट करेगा कि यस यहाँ पर फैट जमा है और ये फैटी चेंज की वजह से है। फिर नेक्स्ट आप आइए हार्ट। लिपिड इन कार्डियक मसल कैन हैव 2 पैटर्न्स। अगर लिपिड हार्ट के अंदर हैं, ठीक है, तो वो 2 पैटर्न में हो सकते हैं कार्डियक मसल के अंदर, ठीक है। एक होता है अल्टरनेट इन्वॉल्वमेंट। अल्टरनेट का मतलब होता है कि अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है, कोई फिनोमिना एक बार होता है एक बार नहीं होता, एक बार होता है एक बार नहीं होता, उसको कहते हैं अल्टरनेट इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ फैट का क्या होगा, कुछ जगह पर फैट हो, कुछ जगह नहीं हो, कुछ जगह हो, कुछ जगह नहीं हो, कुछ जगह हो, कुछ जगह नहीं हो, तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट इन्वॉल्वमेंट। तो प्रोलॉन्ग्ड जो मॉडरेट हिपोक्सिया है, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया में हो जाता है जब आप देखते हैं कि आयरन की कमी होती है, काजेस इंट्रासेलुलर डिपॉजिट्स ऑफ फैट।
इसके कारण क्या होता है, इंट्रासेलुलर जो है फैट डिपोजिशन आ जाता है, विच क्रिएट ग्लोसी apparent bands involved बैंड्स ऑफ इन्वॉल्व येलोइश ब्राउन, ठीक है, अनइन्वॉल्व मायोकार्डियम, जिसको आप ट्रिगर्ड इफेक्ट बोल देते हैं, टैबी कैट अपीयरेंस बोल देते हैं, समझ गए ना, कि एक जगह तो आपको बैंड दिखाई देते हैं येलो ब्राउन फैट के, दूसरी जगह आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ट्रिगरिंग शुरू हो जाना, कोई ऐसा सीक्वेंस शुरू हो गया, यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके हार्ट के केस में यूनिफॉर्म इन आपके इन्वॉल्वमेंट की, ठीक है। पहला पैटर्न आपको दिखाया था अल्टरनेट इन्वॉल्वमेंट, अब यूनिफॉर्म इन्वॉल्वमेंट क्या है, मोर सीवियर हिपोक्सिया और सम टाइप ऑफ मायोकार्डाइटिस, एग्जाम्पल ले लिया डिप्थेरिया इन्फेक्शन का, शोज मोर यूनिफॉर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन एक्यूमुलेशन की। तो चलिए, अभी फर्स्ट में आपने जो था दो एक्यूमुलेशन देख लिए, एक तो हमने पानी की वजह से देखा क्लाउडी स्वेलिंग का, दूसरा हमने देखा स्टेटोसिस फैटी चेंज का लीवर में, हार्ट में। अब हम देखते हैं प्रोटीन एक्यूमुलेशन, कि जब प्रोटीन जो है एक्यूमुलेट होता है, प्रोटीन्स यूजली अपीयर एज राउंडेड, ठीक है, इजिनोफिलिक ड्रॉपलेट्स, वैक्यूल्स और एग्रीगेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं, एक इजिनोफिलिक ड्रॉपलेट्स के रूप में, या फिर वैक्यूल्स में दिखाई दे सकते हैं, या फिर एग्रीगेट्स मतलब गुच्छे बन के। कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो जिनके अंदर आपको ये प्रोटीन एक्यूमुलेशन हो सकता है। फर्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन ड्रॉपलेट्स इन प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन जब कोई किडनी डिजीज हो जाती है। अभी आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा हुआ है और आप जानते हो कि प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल जो नीचे होती है, ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा प्रोटीनूरिया मतलब यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पास होने लगते हैं, तो रीनल जो ट्यूब्यूल होती है, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, ये रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है उसका, प्रोटीन्स का, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये होता है किडनी डिजीज के अंदर, ऐसी डिजीज जिसके अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा जो है यूरिया लेकर पास आउट हो रहा है, तो वहाँ से प्रोटीन जो ड्रॉपलेट्स है उनका रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में प्रोटीन एक्यूमुलेशन यहाँ दिखाई दे सकता है। फिर दूसरा केस आ गया डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन ऑफ क्रिटिकल प्रोटीन, एग्जाम्पल अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है ये शो करती है, इसकी जो एब्सेंस के अंदर जो संबंधित आपके अमीनो एसिड्स हैं वो जमा होंगे। देन थर्ड एग्जांपल आप ले लिए एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हो गए, जैसे अल्कोहलिक हेलाइन इज एन इजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इन लीवर सेल्स दैट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है, जब उसकी स्लाइड हम बनाकर देखते हैं ना, तो उस ये टर्म जो यूज़ किया अल्कोहलिक हेलाइन, इसका मतलब एक पीली सी लाइन आपको दिखाई देती है उसके अंदर, जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर माना गया है अल्कोहलिक पर्सन के लीवर का। देन एग्रीगेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल सर्टेन फॉर्म्स ऑफ अमाइलॉइडोसिस जो है। अमाइलॉइडोसिस क्या होता है, इस जब ये प्रोटीन्स ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है, जमा होने लगते हैं, तो उसी को अमाइलॉइडोसिस कहा जाता है। फिर रसल बॉडीज़ का एग्जांपल दिया गया है इसके अंदर, जो कि इम्यूनोग्लोबिन के बनने से जुड़ा हुआ है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है। दीज आर प्लाज्मा सेल्स डिस्टेंडेड विद एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन ड्यू टू एक्टिव सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जब बनने लगते हैं, ये एंटीबॉडीज़ के प्रकार हैं, 5 होते हैं, ठीक है, और जब ये बनते हैं ऐसे में ये रसल बॉडीज़ का वहाँ प्रेजेंट होना एक इम्पोर्टेंट फीचर है। तो चलिए, अपन ने प्रोटीन एक्यूमुलेशन के जो एग्जांपल देखे हैं, उसका जो कंडीशंस रही हैं, एक तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाना, फिर दूसरा अपन ने देखा डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, तीसरा हमने देखा
एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल प्रोटीन, फिर अपन ने देखा एग्रीगेशन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन्स, जो नॉर्मल प्रोटीन है वो ज़्यादा एग्रीगेट्स बना रहे हैं, और फिर रसल बॉडीज का प्रेजेंट होना, मतलब जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं तो प्रोटीन्स जो जमा होते हैं। देन कमिंग टू दी नेक्स्ट, जो आपका चौथे प्रकार का एक्यूमुलेशन है, अब रिकॉल कर लो। सबसे पहले आपने जो क्लाउडी स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज देखा था, वो फर्स्ट एक्यूमुलेशन था। दूसरा एक्यूमुलेशन जो था आपका वो स्टेटोसिस यानी कि फैटी चेंज वाला था। तीसरा आपका एक्यूमुलेशन था वो प्रोटीन्स का था। और फोर्थ आपका है ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज, जैसे कोई भोजन करता है उसके ब्लड शुगर बढ़ जाती है उसके अंदर, ठीक है, और वो ब्लड शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। उस ग्लूकोज को जब इंसुलिन अपटेक करवाता है, जमा करवाता है बॉडीज की टिश्यूज के अंदर, कहता है भी इसको जमा करके रख लो, तो वो फॉर्म ग्लाइकोजन है जिसके अंदर ये ग्लूकोज जमा हो जाती है, ठीक है। जब भूख लगती है तो वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी के लेवल को नॉर्मल रखती है। जब तक आप खाना नहीं खाते तब तक उस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चलता रहेगा। जब आप भोजन ले लेंगे तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करनी बंद हो जाएगी और आपको ग्लूकोज भोजन से मिल जाएगी। और जैसे ग्लूकोज का लेवल हायर होगा आपके नॉर्मल लेवल से, तो इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, इसी ग्लूकोज को वापस जो टिश्यूज है उनके अंदर जमा करवाता चला जाएगा एज ए ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन इज ए readily available energy source stored in the cytoplasm of normal cells. ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस माने डेथ, मतलब ग्लाइकोजन की डेथ, मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। एक्सेसिव इंट्रासेलुलर accumulation of glycogen is found with an abnormal glucose or ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। जब ये कहता है भी आपको एक्सेस में मिलेगी जो ग्लाइकोजन है, इसके कारण या तो ग्लूकोज है उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में ग्लाइकोजन में वो लेवल भी हाई हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है वो डिफेक्टिव है। तो दोनों केसेस के अंदर जो आपका एक्यूमुलेशन है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ग्लाइकोजन का होगा, ठीक है। देन कमिंग टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे आपने पीछे फैटी चेंज के अंदर फैट का डिपोजिशन दिखाया था, ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन अगर करना हो तो कैसे होगा। ग्लाइकोजन डिजॉल्व्स इन एक्वस फिक्सेटिव्स एंड अपीयर्स एज क्लियर वैक्यूल विद इन द साइटोप्लाज्म। अगर आप फिक्सेटिव्स स्लाइड के ऊपर लगाते हैं तो आपको एज ए क्लियर वैक्यूल्स दिखाई देंगे ग्लाइकोजन, ठीक है। तो इसका मतलब आपका काम सिर्फ फिक्सेटिव से नहीं चलेगा। देन it is defined when tissue are fixed in absolute alcohol and stained with pass reaction। जो पास रिएक्शन, पास क्या है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ स्टेन होता है ये, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन है वो होता है, देखिए पहले बताया भी फिक्सेटिव को आप लगाकर देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर वैक्यूल दिखाई देंगे। वो वैक्यूल के अंदर ग्लाइकोजन है या नहीं आप दावे से नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल और स्टेनिंग करनी है आपको पास जो डाई होती है उसके साथ, ठीक है। तो ये पास रिएक्शन होगा, इसकी वजह से रोज टू वायलेट कलर आएगा। अगर ये आ जाता है तो इसका अर्थ है जो आप ग्लाइकोजन डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो जिस सेल के अंदर, उस सेल के अंदर ये ग्लाइकोजन उपस्थित है। तो कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर ये आ सकता है, देखिए ग्लूकोज की बात हो रही है और ग्लाइकोजन की बात हो रही है। ग्लाइकोजन कब प्रेजेंट है, जब ग्लूकोज था। ग्लूकोज कब होता है, जब बीमारी होती है ग्लूकोज की, शुगर की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो पहला केस आपका आ गया, कंडीशन आ गई डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो ये जो एक्यूमुलेशन है ग्लाइकोजन का इस स्थिति में पाया जाता है। It is a disorder of glucose metabolism in which glycogen is found in renal tubular epithelial cells
liver cells, then beta cells of the islets of Langerhans and heart muscle cells। ये सारी जगह हैं जहाँ पर ग्लाइकोजन जो है पाया जाएगा। उसका कारण क्या होगा? क्योंकि बढ़ा हुआ लेवल होता है शुगर की बीमारी में और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, स्टोर किया जाता है, तो हमें ग्लाइकोजन वहाँ दिखाई देता है। फिर अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, पहला तो कारण हो गया कि डायबिटीज़ के कारण, जो ग्लूकोज का बीमारी है उसके कारण। दूसरा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है तो उसके कारण। These genetic disorders are associated with enzymatic defects in the synthesis or breakdown of glycogen। ये कहना चाहता है कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है या ग्लाइकोजन जब वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो इसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक है। और अगर किसी पर्सन के अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जन्म से, ऐसे एंजाइम की एफिशिएंसी कम या ज़्यादा जो भी है, ठीक है, वो उससे जुड़ी हुई है, तो ऐसे में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज उस एंजाइम से जुड़ी हुई होगी, उसकी डेफिशिएंसी या उसके एक्सेस में प्रेजेंट होने से जुड़ी हुई होगी। तो देखिए ग्लाइकोजन जो एक्यूमुलेशन है, जो चौथे टाइप का एक्यूमुलेशन है, वो दो कंडीशन में, डायबिटीज मेलाइटस में या ग्लाइकोजन स्टोरेज की जो डिजीज होती है, ऐसे में जो है डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। अब यही एक बात और बता देता हूँ कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं लोग और उनके फ्लूइड टेस्ट होते हैं तो यही टेस्ट सब किए जाते हैं। वो डॉक्टर चेक करवाते हैं कि सेल्स के अंदर की स्थिति क्या है, नॉर्मल से बाहर है क्या, कुछ ज़्यादा एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो क्लाउडी स्वेलिंग आपका फर्स्ट वाला जो एक्यूमुलेशन था अपन ने, जिसके अंदर देखा था कि जो होम्योस्टेसिस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जब चेंज होता है, होम्योस्टेसिस सेल का डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे में वाटर रश करता है और स्वेलिंग आती है। तो फर्स्ट आपने क्लाउडी स्वेलिंग का एक्यूमुलेशन देखा, दूसरा आपने स्टेटोसिस यानी कि फैटी चेंज का आपने एक्यूमुलेशन देखा, वहाँ फैट हो रहा था, ये आपने लीवर और हार्ट के अंदर देखा और उसका डेमोस्ट्रेशन किया। फिर प्रोटीन एक्यूमुलेशन देखा आपने, 4-5 ऐसी स्थितियाँ जिसके अंदर रसेल बॉडीज वगैरह या एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जो हैं उनके कारण प्रोटीन एक्यूमुलेट होते हैं। और चौथा आपने देखा था ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन। अब जो नेक्स्ट आपका ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में अब कंक्लूड करने का है कि ग्लाइकोजन जो है आपका वो ग्लूकोज के प्रेजेंट एक्सेस में प्रेजेंट होने से उसको अपटेक करता है ये, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो जाती है। एंड वाइस वर्सा, जब ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो ग्लाइकोजन जो है वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दो स्थितियां आ जाती हैं। ये फोर्थ टाइप का जो आपका एक्यूमुलेशन था, जिसके अंदर या तो डायबिटीज मेलाइटस हो या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो, जब समस्या हो सकती है कि जो ग्लाइकोजन से संबंधित एक्सेस या उसकी डेफिशिएंसी आ सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, thus they are associated with massive accumulation of glycogen within the cells causing cell injury and cell death। तो इस प्रकार से ये जो चौथे वाला ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन है, ये भी सेल इंजरी से जुड़ा हुआ है और सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पीछे आपने देखे थे, सेल स्वेलिंग देखी थी, फैटी चेंज देखा था, और उसके बाद आपने ये देखा था प्रोटीन एक्यूमुलेशन देखा था, इसी प्रकार ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन। तो डॉक्टर जब टेस्टिंग करवाते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट को बोलेंगे ये सब टेस्टिंग करवा के लाओ। पेशेंट टेस्ट करवा के लाता है, तो इन सब की कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर क्या है, इनको अध्ययन करके डॉक्टर को जब लगता है कि नॉर्मल लिमिट के अंदर है, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसको ठीक करने की वो डॉक्टर दवा लिखता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो यहीं हम समाप्त करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है ना L104B, उसमें नेक्रोसिस एंड एपोटोसिस है। अब यहाँ थोड़ा सा अगले की भूमिका बता दूं कि नेक्रोसिस क्या है। सेल डेथ होती है, हेल्दी सेल्स की भी डेथ होती है, और जो इंजर्ड है उनकी तो होनी ही होनी, ठीक है। तो जब बीमारी में जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो नेक्रोस हो जाती हैं, और जो हेल्दी सेल्स होती हैं वो
एपोप्टोसिस के माध्यम से उनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए अगले जो लेक्चर के अंदर, अब इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के अंदर ये सेकंड पार्ट इसलिए रखा है कि जब ये एक्यूमुलेशंस होंगे तो सेल्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनकी डेथ होगी या तो नेक्रोसिस से होगी या एपोप्टोसिस से होगी। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो वी विल डील विद द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। इसको एपोप्टोसिस नहीं बोलना, एपोप्टोसिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच and hope you all are well, and the dangerous virus corona, you are not afraid of that, though you are taking the precautions. So thank you very much.